हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मनोविज्ञान, जो कि आपकी सभी टीचिंग एग्जाम में भर भर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से तैयार कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, कितने पक्षों में इसको देखा जाता है। आज के सेशन को उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जिस बुक को अपना आधार बनाया था, सहायक अध्यापक प्रारंभिक स्तर भर्ती परीक्षा, जो कि आपकी सभी टीचिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी से हमने स्टार्ट किया था पढ़ाना। और हमने इतना बता दिया था कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कितने क्षेत्र होते हैं: शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा में प्रभाव तथा महत्व। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या क्या महत्व होता है। तो देखेंगे छात्रों का वर्गीकरण करने में जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, यह किस प्रकार जो है शिक्षा पर प्रभाव डालती है। तो ये छात्रों के वर्गीकरण करने में अपना प्रभाव डालती है। अगर हम उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता जान जाते हैं कि किस बच्चे की रुचि किस प्रकार से पढ़ने में है, मान लीजिए कि कोई बच्चा खेल खेल कर पढ़ना पसंद करता है, कोई शांति से बैठ कर पढ़ना पसंद करता है और किसी को गणित ज़्यादा पसंद है, तो कोई जो है पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में अधिक कुशल है। तो अगर हम उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता समझ जाएंगे तो हम उनका वर्गीकरण भी कर सकेंगे। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत शिक्षण में। अगर हमें किसी बालक का व्यक्तिगत शिक्षण करना है तो उसके लिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना, कि उसकी रुचियां क्या हैं, उसकी मनोवृत्तियां क्या हैं, उसके संवेग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को जानना। और इन्हें हम किस प्रकार जान सकते हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अनुसरण करके ही हम इस चीज़ को जान सकते हैं। नेक्स्ट है बालकों की रुचि में। तो बालकों की रुचि में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कक्षा के आकार में। कक्षा का आकार जो है उसका भी प्रभाव व्यक्तिगत विभिन्नता के द्वारा निर्धारित होता है। पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, बालकों को गृह कार्य वितरण में भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है। अगला देखेंगे बालक की रुचियों का विकास करने में भी व्यक्तिगत विभिन्नता को सबसे अधिक ध्यान में रखा जाता है। लिंग भेद के अनुसार शिक्षा के स्वरूप निर्धारित करने में, देखिए जो लिंग भेद वगैरह जैसी रूढ़िबद्ध धारणाएं चल रही हैं, उनके लिए भी हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का जो हम प्रश्न देखेंगे वह कुछ इस प्रकार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रमुख कारण क्या हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता किन किन कारणों से उत्पन्न होती है। तो इसमें हो जाएगा वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, प्रजाति, देश, आयु, बुद्धि आदि। देखिए कल के सेशन को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप आज इसे भी समझ पाएंगे कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वह किसी भी स्तर पर हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, और इसके साथ साथ आर्थिक विभिन्नता भी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण व्यक्ति का स्वभाव अलग हो सकता है। जाति और प्रजाति के कारण भी हो सकती है, राष्ट्रीयता और देश के कारण भी हो सकती है, आयु और बुद्धि के अनुसार भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण। अगला प्रश्न देखेंगे विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधि है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित जो शिक्षा की प्रणाली है वह कौन सी है, तो प्रोजेक्ट प्रणाली और डाल्टन प्रणाली। कौन कौन सी है, प्रोजेक्ट प्रणाली और डाल्टन प्रणाली। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है और डाल्टन विधि के जनक कौन है। इसका आंसर मैं कल के वीडियो में ले लूँगी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक हैं। देखिए आपको ये अगला क्वेश्चन भी मिल गया है, तो अब आपको आंसर करने की भी जो है दिक्कत नहीं होगी कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं। इसे योजना प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो मिस हेलन पार्कहर्स्ट को डाल्टन प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला देखेंगे किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं फ्रॉवेल। फ्रॉवेल को किंडरगार्टन प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। इसे उद्यान शिक्षा विधि भी कहा जाता है। इन्होंने खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। किंडरगार्टन का अर्थ है कि बालकों का बगीचा, बालकों का उद्यान। नेक्स्ट देखेंगे किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है, तो किंडरगार्टन प्रणाली की जो शिक्षा है वह किस प्रकार दी जाती है, खेल के द्वारा दी जाती है। अगला देखेंगे स्मृति। अब हम पढ़ेंगे स्मृति के बारे में। स्मृति क्या है, किस प्रकार कार्य करती है, किसने स्मृति के बारे में अध्ययन किया, क्या क्या चीज़ें बताई, उन सभी को डिस्कस करेंगे।
तो इस बुक को अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो अब आप वीडियो के माध्यम से पूरी बुक को आसानी से ख़त्म कर पाएंगे, जो कि आपकी मनोविज्ञान की समझ को बहुत ही अच्छे से बढ़ाने में कारगर साबित होगी। पूर्व समय में सीखी गई बातों को याद रखना ही स्मृति कहलाता है। वुडवर्थ जी ने एक कथन दिया है कि पूर्व में समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति कहलाता है। जैसे हमारे साथ पूर्व में कुछ अच्छी, कुछ गलत, कुछ बुरी, कई प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं और उनको अगर हम बाद के समय में भी याद रख सकते हैं, पुनः याद कर सकते हैं, तो उसी को हम कहेंगे कि यह हमारी स्मृति है। क्या है? स्मृति है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें जीवन पर्यंत याद रहती हैं और हम खूब भूलना चाहें लेकिन उन्हें कभी भी नहीं भूल पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम भूलने का प्रयास भी नहीं करते, लेकिन कुछ समय बाद वह हमारे मस्तिष्क से स्वतः ही जो है निलंबित हो जाती हैं। तो इस प्रकार वुडवर्थ ने कहा है कि पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति कहलाता है। अगला देखेंगे, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि अतीत के अनुभव हैं। इस चीज़ को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इस परिभाषा को दिया है मैकडूगल जी ने। मैकडूगल जी ने कहा है कि स्मृति से मेरा तात्पर्य यह है कि जो अतीत में आपके साथ घटनाएं हुई हैं उनकी आप क्या करेंगे? कल्पना करेंगे, और कल्पना करने के बाद अगर आप उस चीज़ को पहचान लेंगे और ये जान लेंगे कि ये मेरे अतीत के ही अनुभव हैं, तो उसी चीज़ को इन्होंने क्या कहा है? ये आपकी स्मृति है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मैकडूगल के द्वारा। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो उसके लिए भी बहुत ही शॉर्ट फार्मूला बताऊंगी कि पूर्व में सीखी हुई बातों को याद करना। देखिए, जब हम पूर्व लिखते हैं तो पूर्व किस प्रकार लिखते हैं? पूर्व हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, पूर्व, इसमें वा भी आता है और ऊपर ये रा, रेफ की मात्रा भी आती है। इसी समय अगर हम वुडवर्थ को देखें तो वुडवर्थ में वा भी आता है और रा, रेफ की मात्रा भी आती है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि पूर्व में सीखी गई, यानी कि वुडवर्थ। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन दी है मैकडूगल जी ने। तो मैकडूगल को हम याद रखेंगे गूगल से। तो गूगल क्या करता है? हमारी कितनी भी पुरानी, कितनी भी अतीत की चीज़ हो, उन सबको निकाल के हमारे सामने रख देता है। तो मैकडूगल मीन्स गूगल क्या करता है? हमारी अतीत की घटनाओं को कल्पना करके सामने ला देता है। उसे ही क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। तो आई होप कि आप ये दोनों डेफिनेशन अब कभी नहीं भूलेंगे। और इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको व्यक्ति विभिन्नता की डेफिनेशन लर्न करवाई थी, जो ट्रिक के माध्यम से करवाई थी, आप उन्हें भी नहीं भूलेंगे। तो डेली का डेली नोट्स बनाते जाइए, रेडी करते जाइए, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। प्रश्न देखेंगे, संवेदी स्मृति होती है। संवेदी स्मृति होती है, कितनी होती है? तो 4 सेकंड तक की स्मृति को हम संवेदी स्मृति कहते हैं। मीन्स आपने पूर्व में कुछ भी सीखा है, कुछ भी किया है, उस चीज़ को अगर आप वर्तमान में याद करना चाह रहे हैं और याद करने में आप 4 सेकंड तक का समय ले रहे हैं, तो वह आपकी संवेदी स्मृति कहलाएगी। और अगर 4 सेकंड से ज़्यादा का समय ले रहे हैं तो वह संवेदी स्मृति नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट है, अल्पकालीन स्मृति कितने सेकंड की होती है या इसकी अवधि कितनी होती है? तो अल्पकालीन जो स्मृति होती है वह 20 सेकंड की होती है। अगर आप किसी चीज़ को पुनः पहचान लेते हैं, पुनः जान लेते हैं सिर्फ 20 सेकंड के अंदर, तो इसका मतलब है कि यह आपकी अल्पकालीन स्मृति कहलाएगी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अल्पकालीन स्मृति कितनी अवधि की होती है? तो 20 सेकंड की। और संवेदी स्मृति कितने सेकंड की होती है? तो 4 सेकंड की। अगला प्रश्न देखेंगे, स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? तो पहचानना स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। यकीन मानिए ये बुक वन ऑफ द बेस्ट है मनोविज्ञान के लिए, तो इसे मेरे साथ पूरा जरूर कंप्लीट कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अब हम देखेंगे स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एबिंगहॉस ने। मैं जिन चीज़ों को नोट्स के रूप में बोल रही हूँ उन्हें आप क्या करेंगे कि फर्स्ट क्लास से, अभी बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका नहीं निकला हुआ है, अभी से आप एक नोट्स बना लीजिए और जिन जिन लाइनों को बोलती हूँ उनको बस सीधा पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करते जाइए। जैसे आप पहली लाइन को नोट करेंगे कि संवेदी स्मृति कितनी अवधि की होती है? 4 सेकंड की। और अल्पकालीन स्मृति 20 सेकंड की। इसके बाद आप नोट डाउन करेंगे कि स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एबिंगहॉस ने। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एबिंगहॉस ने। नेक्स्ट देखेंगे स्मृति के प्रकार। स्मृति के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यक्तिगत स्मृति होती है, यानी कि स्वयं की, खुद की किसी चीज़ को याद करना, तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत स्मृति। अव्यक्तिगत स्मृति, तात्कालिक स्मृति, यानी किसी चीज़ को तुरंत याद करना, क्षणिक, तुरंत, तात्कालिक याद करना। स्थायी स्मृति, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी स्थायी मेमोरी में चली जाती हैं, जिन्हें हम जल्दी नहीं भूलते हैं। सक्रिय स्मृति, जो
बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, सक्रिय होते हैं उस चीज़ के प्रति, तो वो हो जाएगी सक्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति यानी कि याद तो करते हैं लेकिन वो चीज़ याद नहीं रहती है और हम भूल जाते हैं। रटंत स्मृति, कुछ चीज़ों को हम नहीं याद रख पाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको रट रट के याद कर लेते हैं कि बार बार बोलने से हमें ये चीज़ क्या होगी, स्मृति में मेरे बैठ जाएगी। अगला देखेंगे तार्किक स्मृति। कुछ स्मृतियाँ इस प्रकार की होती हैं, जैसे हमें किसी समस्या को हल करना है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, तर्क लगाते हैं। उसके लिए क्या हमने किसी चीज़ को पहले सीखा होता है कि ये तर्क कैसे करना है, लेकिन नहीं, हम अपने पूर्व अनुभव के आधार पर भी वर्तमान समस्या में तर्क के द्वारा उसे सही कर पाते हैं। ये कहलाती है तार्किक स्मृति। सच्ची अवस्था शुद्ध स्मृति। नेक्स्ट है आदत स्मृति, मतलब किसी चीज़ को याद करना, समझना और ध्यान रखना हम अपनी आदत ही बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं आदत स्मृति। मनोवैज्ञानिक स्मृति, शारीरिक स्मृति और इंद्रिय अनुभव स्मृति। देखिए इतने सारे प्रकार आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आप सिर्फ ये एक बार पढ़ लेंगे जिससे आपको ये याद रहेगा कि इतने प्रकार की भी स्मृतियाँ पाई जाती हैं। अगला देखेंगे स्मृति के आधार अथवा अंग। स्मृति के आधार अथवा अंग कितने हैं, तो स्मृति के कुल 4 अंग हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगी आपके लिए पूरी स्लाइड, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा नोट्स में कि स्मृति के कितने अंग हैं, 4 अंग हैं। सबसे पहले क्या आता है, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान करना। इसे क्रम से लगाने को भी आ जाता है कि स्मृति के विभिन्न आधारों को क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सीखते हैं, क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं, किसी भी चीज़ को सीखते हैं। और जब उस चीज़ को सीख लिया तो वो क्या हो गई, धारण हो गई। जब हमने पहले क्या किया, सीखना स्टार्ट किया और जब उस चीज़ को सीख लिया तो वो मेरे अंदर क्या हो गई, धारण हो गई, उसे मैंने अपने अंदर धारण कर लिया। धारण करने के बाद हम क्या करते हैं, पुनः स्मरण करना, मीन्स उसका टेस्ट लेते हैं कि जो चीज़ मैंने कल सीखी थी क्या मुझे वो चीज़ अभी याद है या मैं भूल गई हूँ। तो इस प्रकार से मैं क्या करती हूँ, उस चीज़ का पुनः स्मरण करती हूँ। फिर उसके बाद पहचान करना, और इससे मैं पहचान करती हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी थी वो चीज़ ये है और अब ये मैं अच्छे से सीख चुकी हूँ। तो स्मृति को कितने आधारों में विभक्त किया गया है, स्मृति के 4 आधार बताए गए। सबसे पहले सीखना, फिर उस चीज़ को धारण करना, धारण करने के बाद उसका पुनः स्मरण करना ताकि मैं उसे ना भूलूं, और फिर पहचान करना कि मैंने अपनी इस स्थिति को अच्छे से सीख लिया है। चलेंगे अगली डाटा की तरफ। नेक्स्ट इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वह है स्मृति का अंग नहीं है। स्मृति का अंग नहीं है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है कि चिंतन देखकर आप सोचेंगे कि चिंतन करना तो स्मृति करना मीन्स याद करना होगा ही, लेकिन नहीं, चिंतन स्मृति का अंग नहीं है। अगला देखेंगे अच्छी स्मृति की विशेषता है शीघ्र अधिगम। अगर आपकी स्मृति बहुत अच्छी है तो आप कैसे जानेंगे कि मेरी स्मृति अच्छी है, इसका अर्थ है कि आप किसी चीज़ को शीघ्र सीख पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे और फास्टली लर्निंग कर पाएंगे, उसे ही कहेंगे अच्छी स्मृति होना। तो अच्छी स्मृति की क्या विशेषता है, हम किसी भी चीज़ को शीघ्र सीख लेते हैं। शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचान, अनावश्यक बातों की विस्मृति, यानी कि किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी पहचान लेते हैं और जो चीज़ें हमारे काम की नहीं होती हैं उन्हें हम भुला देते हैं। अगर आपको भी अपनी स्मृति को बहुत अच्छा करना है तो सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है, उससे ज़्यादा जरूरी है अनावश्यक चीज़ों को विस्मृति करना। अगला देखेंगे वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। जो वास्तविक स्मृति होती है उसमें क्या याद किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से। जो वास्तविक स्मृति है, किसी भी चीज़ को अगर हम वास्तविक स्मृति में ले जा रहे हैं, हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्रमबद्धता, किसी भी समस्या को क्रमबद्ध रूप से अपने दिमाग में सेट करना। नेक्स्ट है पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है। अगर हम किसी चीज़ को अतीत की चीज़ को वर्तमान में स्मृति कर रहे हैं तो उसको करने में कौन कौन सी चीज़ें हमें डिस्कनेक्ट करती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं, तो उसके लिए है भय, यानी कि हमारे अंदर डर का होना, चिंता और परेशानी। ये उदाहरण आपके और मेरे साथ, सभी के साथ आई थिंक होता है कि जब भी हम परीक्षा की तैयारी करते हैं और जब परीक्षा हॉल में बैठ जाते हैं तो हम उस क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में स्मृति करते हैं, मीन्स ढूंढते हैं, निकालते हैं, खोजते हैं, तो उस समय उत्पन्न होती है बाधा और हमें वो आंसर याद नहीं आता। वो बाधा किस कारण होती है, क्योंकि हमारे अंदर होता है भय कि कहीं मेरा गलत ना हो जाए, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, चिंता होती है कि कहीं मैं इस पेपर में फेल ना हो जाऊं, परेशानी होती है किसी ना किसी प्रकार की, या तो दबाव होता है या हॉल में बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं होता, किसी ना किसी मनोसामाजिक या शारीरिक समस्या के कारण भी हमारी स्मृति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो इसका जो मुख्य कारण कहेंगे तो वो होगा भय और चिंता के कारण सबसे ज़्यादा स्मृति में बाधा उत्पन्न होती है। अगला देखेंगे सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में जब तक अंकित हो जाती है
तो उसे कहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं और सीखने के बाद वो मेरे मस्तिष्क में पूरी तरीके से फिट हो जाती है कि अब इसे निकलना ही नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? स्मृति चिन्ह। वह क्या कहलाती है? स्मृति चिन्ह। और इसका जो सबसे सटीक उदाहरण होगा वह होगा आपसे ही संबंधित। मान लीजिए आपने कभी बीटीसी किया था या डीएलएड किया था, या कह सकते हैं बीएड किया था, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपने डिग्री डिप्लोमा किया था, तो उस समय आपने टीचिंग की होगी या फाइल बनाई होगी, कोई भी चीज़ की होगी, तो आपने ये तो नहीं सोचा था कि इस चीज़ को मैं हमेशा याद रखूँगा या रखूँगी। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय के बाद जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चीज़ें आपके सामने डेटा के रूप में आती हैं कि हाँ ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, टीचिंग के ये रूल होते हैं, तो क्या होता है कि आपके सामने आपकी पूरी पीछे की स्टोरी जो है आंखों के सामने आने लगती है एक चिन्ह के रूप में। और वो चिन्ह क्या होता है कि हाँ मेरी भी टीचिंग हुई थी, तो मैंने उस पूरी घटना को क्या बना लिया? अपनी टीचिंग से जोड़ लिया। तो इस प्रकार क्या होता है, हम किसी भी स्मृति को अपने दिमाग में जब पूरी तरीके से सेट कर लेते हैं तो वो एक चिन्ह बन जाती है, और उस घटना को दोबारा देखते हुए हमें अपना वो चिन्ह जो है पूरा दोबारा से याद आ जाता है। अगला देखेंगे, अच्छी स्मृति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो अच्छी स्मृति की सबसे प्रमुख विशेषता अभी अभी आपको बताया था, शीघ्र सीखना यानी कि शीघ्र याद हो जाना और अनावश्यक चीज़ों को भुला देना। अब हम पढ़ेंगे विस्मृति के बारे में। ये बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप हर एक चीज़ को, छोटी चीज़ को भी उतना ही महत्व देंगे और बड़ी चीज़ को भी उतना ही महत्व देंगे, तभी आप अपने स्कोर को गेन कर पाएंगे। वरना आप अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते रहेंगे तो कभी भी चीज़ों को पूरा नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पूरा डेटा कवर करना। तो विस्मृति क्या है? विस्मृति को किस प्रकार पढ़ेंगे? तो विस्मृति भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। भूतकाल में यानी कि अतीत में हमारे साथ कुछ भी हुआ है, हमने कुछ भी किया है, कुछ भी देखा है, कुछ भी सुना है, कुछ भी पढ़ा है, तो उस चीज़ को अगर हम वर्तमान स्थिति में याद करना चाहें और हमें वो याद नहीं आ रही है, हम उस चीज़ को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, आपने वर्ग का परिमाप खूब पढ़ा था, सवाल भी खूब लगाए थे, और ऑन द टाइम आपको एक्चुअल में याद ही नहीं आ रहा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो उस चीज़ को कहेंगे विस्मृति। क्या होगा? विस्मृति होना, यानी कि किसी चीज़ को याद करना लेकिन वो चीज़ याद ना आए। अगला देखेंगे, विस्मृति दो प्रकार की होती है। विस्मृति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में कि विस्मृति कितने प्रकार की होती है, तो सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। इसके कुछ आपको एग्जाम्पल भी दे दिए गए थे कि एक बच्चा है किसी चीज़ को याद कर रहा है लेकिन वह चीज़ उसे याद नहीं हो रही है या वह भूल रहा है, भूलना नहीं चाह रहा है फिर भी भूल जाता है, तो इस प्रकार उसमें कौन सी विस्मृति का कारण देखने को मिलता है, सक्रिय विस्मृति या निष्क्रिय विस्मृति। तो इसलिए अगर आप इसको समझ लेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है तो आप आसानी से अपना उत्तर कर पाएंगे। तो विस्मृति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अब आप क्या करेंगे, नोट्स में अगली लाइन जो लिखेंगे कि स्मृति पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया? एबिंगहॉस ने किया था। अब आप लिखेंगे कि विस्मृति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, सक्रिय और निष्क्रिय। अब देखिए, जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करे, उसे भुला देता है तो उसे विस्मृति कहते हैं। लेकिन कौन सी वाली? सक्रिय वाली। कौन सी वाली? सक्रिय वाली। तो सक्रिय विस्मृति कौन सी होगी? जैसे मान लीजिए कि हम एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में सफ़र करते करते अचानक किसी का जो है पैर दब जाता है हमारे पैर से, या उसके पैर जो है हमारे पैर पे पड़ जाते हैं और हमें दर्द होता है। तो हमने क्या किया? अरे हटाओ, चलो ऐसे तो चलने वलने में पैर वैर लग ही जाते हैं, कोई बात नहीं है, हटाओ, छोड़ो। तो उस चीज़ को हमने भूलने का प्रयास किया और यकीनन कि वो चीज़ हम 2-4 घंटे बाद ही, और बात करें तो अगले स्टेशन पर उतरने पर, और नहीं तो 2-3 दिन में तो भूल ही जाते हैं। तो ये एक ऐसा वाकया था जो कि हुआ तो, लेकिन हमने उसे भुलाने की कोशिश की और हम उसे भूल गए। क्या हम उस चीज़ को पूरे जीवन याद रख पाते हैं? नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम उसे रखना नहीं चाहते। हमने उसे नहीं रखना चाहा, हमने भूलना चाहा और हम उस चीज़ को भूल गए क्योंकि वो हमारे जीवन से इतना ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं थी। तो ये हो गई सक्रिय स्मृति। मतलब किसी भी घटना को, किसी भी चीज़ को अगर हम भुलाना चाहें और हम उसे भूल भी जाएं तो उसे हम कहेंगे सक्रिय स्मृति। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही विस्मृति कहलाता है। कौन सी? विस्मृति कहलाता है। क्या कहलाता है? कि सीखी हुई वस्तु को धारण करना और पुनः स्मरण करने में जो असफलता होती है उसे ही हम विस्मृति कहते हैं। इस चीज़ के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखेंगे, विस्मृति के कारण क्या क्या होते हैं। तो मानसिक द्वंद्व होना, मतलब ये सही है या यह गलत है, मैं ये करूँ कि ना करूँ। तो इस प्रकार से मन में जब द्वंद्व होते हैं तो विस्मृति होना जो है
स्वाभाविक हो जाता है। अनाभ्यास, किसी भी चीज़ का अगर हम लगातार अभ्यास नहीं करते तो भी हम चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे मैंने सबसे पहला उदाहरण दिया था कि अगर आपसे वर्ग का परिमाप या क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने कक्षा 8, 9, 10 में बहुत ज़्यादा सवाल लगाए थे, लेकिन उसके बाद से इतने लंबे समय तक आपने गणित से कोई भी नाता नहीं रखा, जिसके चलते अब आपका अभ्यास नहीं हुआ गणित में और आप सूत्रों को भूलने लगे। और अगर आप वर्ग का नहीं भूले हैं तो बताइएगा कि कितने लोग थेल्स प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि अब उसका अभ्यास नहीं रहा है। तो विस्मृति के क्या क्या कारण हो सकते हैं? मानसिक द्वंद्व भी हो सकता है, चिंता भी हो सकती है, थकान भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि जो 2 कारण लिखे सिर्फ यही हैं, इसके साथ और भी कारण हो सकते हैं और अनाभ्यास यानी कि अभ्यास ना करना भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया है जैसे मानसिक आघात, दमन सिद्धांत, ये सभी क्या हो सकते हैं? विस्मृति के कारण हो सकते हैं। जब व्यक्ति प्रयास ना करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है तो उसे निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की बात है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि सक्रिय विस्मृति क्या होती है। देखिए, विस्मृति का मतलब ही है सीधा सा भूलना, लेकिन एक सक्रिय मतलब खुद के द्वारा भूलना, एक निष्क्रिय ना चाहते हुए भी भूल जाना। तो सीधे से याद रखेंगे, सक्रिय विस्मृति किसी चीज़ को भूलना चाह रहे हैं और भूल भी गए हैं। निष्क्रिय स्मृति कि किसी चीज़ को जब व्यक्ति प्रयास ना करने पर भी किसी बात को भूल जाता है तो उसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। अब देखिए, एक छोटी सी घटना कि आप नॉर्मली बैठे हुए हैं और एक छोटी सी मक्खी आपके हाथ पर उड़कर बैठ जाती है। क्या ये घटना आप हमेशा याद रख पाएंगे? लेकिन आपने तो इसे भुलाने का प्रयास भी नहीं किया कि मैं ये बात भूल जाऊं, मेरे हाथ पे मक्खी बैठी थी, मैं ये बात भूल जाऊं। प्रयास तो किया ही नहीं ना भूलने का, लेकिन फिर भी भूल गए। तो ये चीज़ें होती हैं कि जिन्हें हम भुलाने का प्रयास भी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, वो होती हैं निष्क्रिय विस्मृति। और कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें भुलाने का प्रयास करते हैं और उन्हें भूल जाते हैं, उन्हें कहते हैं सक्रिय विस्मृति। अगला देखेंगे, विस्मृति के कारण। विस्मृति के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो बाधा, दमन, अनाभ्यास, अभी अभी आपको बताया था, समय का प्रभाव। बिल्कुल, अगर आपके पास कम समय है और आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा लर्न करनी है तो भी आप भूल जाएंगे। रुचि, किसी चीज़ में रुचि ना होना भी इसका मुख्य कारण बन सकता है। ध्यान या इच्छा का अभाव, विषय का स्वरूप, विषय की मात्रा, सीखने में कमी, सीखने की दोषपूर्ण विधि। अगर हम सही तरीके से नहीं सीख रहे हैं, सही तरीके से बच्चे को नहीं सिखा रहे हैं तो भी वो चीज़ों को बहुत ही कम समय में भूल जाएगा। मानसिक आघात, किसी भी प्रकार की मानसिक चोट है आपके सर में तो भी आप भूल जाएंगे। मानसिक द्वंद्व होना, मानसिक रोग होना, मादक वस्तुओं का प्रयोग करना। अगर आप नशे के आदी हैं, दिन भर भैया नशे में बने रहते हैं तो चीज़ों को कैसे याद रख पाएंगे? अच्छी खासी चीज़ों को भी भूल जाएंगे। तो मादक पदार्थों का सेवन करने से भी हमारी जो स्मृति है उस पर प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे स्मृति से परीक्षा में क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती हैं। तो विस्मृति कम करने के क्या उपाय हैं? विस्मृति को कम करने के क्या उपाय हैं? पाठ की पुनरावृत्ति विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। पाठ की पुनरावृत्ति करना विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गेलगार्ड 1963 में इन्होंने कहा था कि इन्हें विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा बताया था। भूलने को इन्होंने क्या कहा था? एक नकारात्मक धारणा कहा था। किसने कहा था? गेलगार्ड ने कहा था। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति के द्वारा ही धारण क्षमता को, यानी कि किसी चीज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व करने को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। तो अगर सीधा पूछा जाए कि विस्मृति को किस प्रकार कम कर सकते हैं तो इतनी सारी लाइंस का एक ही निचोड़ है कि अभ्यास के द्वारा हम किसी भी विस्मृति को स्मृति में बदल सकते हैं। यानी कि अभ्यास करना, उस चीज़ की पुनरावृत्ति करने से हम चीज़ों को लंबे समय तक धारण कर सकते हैं। अगला देखेंगे, सीखी हुई बात को याद रखने या बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। विस्मृति का तात्पर्य है, देखिए आज आपको थ्योरेटिकल भले ही बोरिंग कर रहा हो लेकिन यकीन मानिए थ्योरी से ही आप ऑप्शनल को भी सॉल्व कर पाएंगे। और अगर सिर्फ ऑप्शनल पढ़ते रहेंगे ना तो वहाँ पे जाकर भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको सही आंसर वही नहीं लिखे हुए मिलने वाले हैं। आपकी समझ का वहाँ पर टेस्ट होता है, क्योंकि मनोविज्ञान एक पेडागॉजी सब्जेक्ट है जहाँ पर आपकी स्वयं की क्षमता का आकलन किया जाता है, जिसके लिए आपको ऑप्शन की नहीं बल्कि एक समझ की ज़रूरत है जो आपको थ्योरी और कंसेप्ट के माध्यम से मिलेगी। तो विस्मृति का तात्पर्य भूलना होता है जिसे कोई तथ्य याद नहीं हो पाता है, इस दोष को विस्मृति कहते हैं। अगला देखेंगे, स्मरण करने की कौन सी विधियाँ हैं? किसी चीज़
चीज़ को याद करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो ऑप्शन ए है मिश्रित विधि, ऑप्शन बी है विचार साहचर्य विधि। दोनों स्मरण करने की मुख्य विधियाँ हैं। विचार साहचर्य विधि आप ऑप्शन कर ले जाएंगे, लेकिन मिश्रित विधि के लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप याद रखेंगे कि स्मरण करने की 2 विधियां हैं, इसे भी जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। स्मरण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो स्मरण की 2 विधियां हैं, नंबर 1 मिश्रित विधि, नंबर बी आपकी विचार साहचर्य विधि। नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है? इनमें से कौन कौन सा कारण स्मृति से संबंधित है? तो पहचान, धारण, पुनः स्मरण और सीधा संबंध स्मृति से है। देखिए अभी अभी आपको बताया था कि स्मृति के 4 स्तंभ बताए गए थे, कौन कौन से थे? तो सबसे पहले क्या करना था? पहचान करना था, धारण करना था, फिर उसके बाद उसका पुनर्स्मरण करना था, और उसके बाद क्या करना था? देखिए एक बार फिर से आप रिकॉल करेंगे कि मैंने स्मृति के जो 4 स्तंभ बताए थे वे कौन कौन से बताए थे। प्लीज़ इन्हें नोट्स में जरूर लिखिएगा, क्रम से लगाने को आते हैं। सबसे पहला हो जाएगा सीखना, दूसरा पहचान करना, तीसरा धारण करना और चौथा था पुनः स्मरण करना। तो ये सभी, सॉरी 1 सेकेंड, इसका थोड़ा सा क्रम गलत लिखा हुआ है। सबसे पहला आएगा सीखना, उसके बाद आएगा नंबर 2 पे आपका धारण करना, नंबर 3 पर आएगा पुनर्स्मरण करना और नंबर 4 पर आएगा पहचानना। तो अब ये बिल्कुल सही क्रम है आपके। स्मृति का जो 4 स्तंभ, 4 कारक बताए गए वे कौन कौन से हैं? पहला सीखना, फिर उसे धारण करना, फिर पुनः स्मरण करना और फिर 4 नंबर पर उसकी पहचान करना। अगला प्रश्न देखेंगे, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ जी का है। और वुडवर्थ जी ने एक और परिभाषा दी थी, वो भी आप बताएंगे कि पूर्व में सीखी हुई, क्या बताया था? पूर्व में सीखी हुई चीज़ों को वर्तमान में याद करना क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। ये भी कथन किसका था? वुडवर्थ का था। अब वुडवर्थ ने एक और कथन दिया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो इस डेफिनेशन को भी उसी से रिलेट करके आप याद रख लेंगे कि जो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसका क्या करते हैं? सीधा सीधा अपने किसी भी कार्य में उपयोग करने लगते हैं। ऐसा किसने कहा था? वुडवर्थ ने। वर्थ मीन्स जन्म से ही हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को सीखते हैं और उसका सीधा उपयोग करने लगते हैं। तो वर्थ मीन्स जन्म। तो आई थिंक कि आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगला है प्रश्न, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा विस्मृति या विस्मरण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। जरूर नोट कीजिएगा, बस यकीन मानिएगा अगर आप पढ़ाई की पोथी से जुड़ चुके हैं तो मनोविज्ञान के इस प्रैक्टिस सेशन को डेली आप जो थियोरेटिकल क्लास चल रही है इसे ज़रूर लीजिएगा और अपने शॉर्ट नोट्स को साथ में तैयार करते जाइएगा। यकीन मानिए धीरे धीरे करके आपका पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा और मनोविज्ञान की ऐसी मजबूत पकड़ बना लेंगे कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। तो संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित है। तो आज तक के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। कल के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कल्पना के बारे में। कल के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि कल्पना क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है बालक के जीवन पर, इन सभी के बारे में हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उन लोगों के लिए ये सीरीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली जिन्हें स्वयं बैठकर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, इतना समय नहीं है कि वे बैठ करके पूरी किताब को स्टडी कर सकें। तो उनके लिए सबसे बेहतर होगा कि वह इस वीडियो सीरीज़ से जुड़ जाएं और इसे डेली का डेली फॉलो करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की पोथी का सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।